नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब लोग? अच्छे से चल रही पढ़ाई? उम्मीद है जितना मैं आपको समझा रहा हूं आपको सब समझ में आ रहा है ना? जो भी डाउट है आप डाउट पूछते रहेंगे। अब हम आगे का पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? अब हमें हेडिंग दिया हुआ है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। पहले अपन हेडिंग समझते हैं, फिर आगे के प्रोविजंस के ऊपर जाते हैं। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। सिक्योरिटी मतलब हम क्या चाहते हैं? सेफ्टी चाहते हैं, है ना? कीपिंग द पीस, पीस मतलब समझ रहे हो ना, शांति। गुड बिहेवियर मतलब आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा। अब ये तीन वर्ड जोड़कर हम पूरा प्रोविजन समझने की कोशिश करते हैं, है ना? ये बोल रहे हैं कि एक पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया है, या हो सकता है वो पर्सन कोई ऑफेंस कर सकता है। वापस से, एक पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया है या हो सकता है वो कोई ऑफेंस कर सकता है, ठीक है? तो हम ये चाहते हैं कि हम उससे प्रॉमिस करवाएं, हम उससे सिक्योरिटी रखवाएं। क्या सिक्योरिटी रखवाएं? कि भाई आगे से एक स्पेसिफाइड पीरियड तक तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा, आगे से एक स्पेसिफाइड पीरियड तक तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा। इसकी क्या भर के दे? सिक्योरिटी भरकर दे, इसकी गारंटी दे, इसका बॉन्ड दे, इसका श्योरिटी दे। वापस से, भाई हो क्या रहा है, एक पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है ना? एंड मजिस्ट्रेट हो सकता है उसे पनिशमेंट दे रहा हो। अब जब उसे पनिशमेंट दिया जा रहा है तो वो कहां जाएगा? जेल जाएगा। जब वो जेल जाएगा तो जेल से जब बाहर आ जाएगा तब भी हम चाहते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा रहे, वो उन चीजों को वापस से रिपीट न करे जिनके के कारण वो जेल गया था। आप समझे मेरी बात? एंड हम चाहते हैं उसका बिहेवियर अच्छा रहे एंड वो पब्लिक पीस मेंटेन करे, शांति मेंटेन करके रखे, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब ना करे, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब ना करे। तो हम उससे एज ए सिक्योरिटी क्या भरवाना चाहते हैं? बॉन्ड भरवाना चाहते हैं। हम उससे बॉन्ड भरवा लेंगे, हम उससे प्रॉमिस करवा लेंगे, हम उससे राइटिंग में लिखवा लेंगे। क्या? कि भाई जैसा तेने काम अभी किया ना, ऐसा तू काम एक स्पेसिफाइड पीरियड तक आगे नहीं करेगा। होगा क्या? अगर वो फिर इस बॉन्ड के अगेंस्ट जाता है तो जितने अमाउंट का बॉन्ड उससे भरवाया था वो अमाउंट उसका फॉरफिट हो जाएगा, सजा मिलेगी वो अलग है। आप समझे मेरी बात? तो यहां जो प्रोविजंस दिए हैं बेसिकली वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए हैं। यहां जो प्रोविजंस दिए हैं वो बेसिकली काहे के लिए दिए हैं? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम मतलब कि भाई जेल से बाहर आने के बाद भी एक स्पेसिफाइड टाइम तक, क्योंकि हमेशा के लिए तो हम नहीं करवा सकते, एक स्पेसिफाइड टाइम तक तो आप ये काम नहीं करोगे। हमारा पर्पस ये है कि अगर वो ये स्पेसिफाइड टाइम तक ये काम नहीं करता तो हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है उसका बिहेवियर अगर इतने सालों तक अच्छा रहे तो उसमें अच्छे बिहेवियर की आदत आ जाए। तो यहां जो हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, हो सकता है उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अभी तक कोई ऑफेंस हुआ नहीं है, बट ऐसा लगता है कि ऑफेंस हो सकता है, ऐसा लगता है कि ऑफेंस हो सकता है, तो हम उससे पहले से ही एक स्पेसिफाइड अमाउंट का क्या भरवाना चाहते हैं? बॉन्ड। हम उससे क्या लेना चाहते हैं? गारंटी। हम उससे क्या लेना चाहते हैं? श्योरिटी। हम उससे क्या चाहते हैं? सिक्योरिटी। भाई तू लिख कर दे, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगी। अगर तू ऐसा कोई भी काम करता है जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती है तो तेरे को सजा मिलेगी, वो तो अलग है, बट ये जो बॉन्ड तेने भरा, ये जो प्रॉमिस तेने किया, ये जो सिक्योरिटी का अमाउंट है वो भी फॉरफिट हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? तो यहां पर्पस जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। प्रिवेंट करना मतलब समझते हो? प्रिवेंट करना मतलब होता है रोकना। मतलब अभी ऑफेंस हुआ नहीं है, अभी ऑफेंस हुआ नहीं है, ऑफेंस हो सकता है, ऑफेंस हो सकता है। तो उस होने वाले ऑफेंस को रोकने के पर्पज से हम एडवांस में अपनी तरफ से क्या लेना चाहते हैं? कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, है ना? एंड डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है कामनेस, है ना? ऐसा कोई भी बिहेवियर ना करना जो वायलेंट हो, वायलेंट बिहेवियर नहीं करना है ना? कामनेस मतलब समझ रहे हो ना कि भाई एक पर्सन जो रह रहा है वो फ्री फ्रॉम वायलेंस रहे, सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का वायलेंट ना हो, हर जगह पीस मेंटेन रहे। ये वर्ड होता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। हालांकि ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी पीस मेंटेन करना ही होता है, हालांकि ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी पीस मेंटेन करना ही होता है, बट यहां पर ट्रैंक्विलिटी अगर प्रॉपर वर्ड देखा जाए तो वो है कामनेस। ठीक है, कि आप शांति बना रखोगे, व्यवस्था बनाए रखोगे, वायलेंट बिहेवियर नहीं करोगे, एक सोसाइटी के अंदर
जो पर्सन्स रह रहे हैं वो शांति से रह सकें, ये सारा काम आप करोगे, इसके अगेंस्ट जाकर आप कुछ भी नहीं करोगे। तो ये जो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं बेटा, इन प्रोविजन का ऑब्जेक्ट यही है कि क्राइम को रोका जाए। अभी क्राइम हुआ नहीं है, अभी क्राइम हुआ नहीं है, हम क्राइम को होने से रोकना चाहते हैं। हम उस व्यक्ति को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, हम उस व्यक्ति को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जिसने पहले कोई ऑफेंस किए हैं और अब लग रहा है कि वो वापस से कर सकता है, सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वो वापस से कोई गलत काम कर सकता है, तो हम उसे पहले से रोकना चाहते हैं। हम उसे पहले से रोकने के पर्पज से क्या भरवाना चाहते हैं? बॉन्ड, एक प्रॉमिस उससे लेना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी, गारंटी उससे लेना चाहते हैं कि भाई तो ऐसा काम नहीं करेगा, लिख कर दे। और अगर तेरा लिखा हुआ गलत पाया गया तो जितने का तेने बॉन्ड भरा था उतने की पेनल्टी तो तेरे पर लगी गई, वो पैसा तो तेरा गया। आप समझे मेरी बात? अब हम प्रोविजन स्टार्ट करते हैं कि इस बारे में क्या कहा है। तो ये पैराग्राफ अगर हम रीड करें तो ये बताता है कि इसका पर्पस यही है, क्राइम को रोकना, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को रोकना, जिससे ब्रीच ऑफ पीस न हो, जन शांति भंग न हो। तो पर्सन हु आर डेंजर टू पब्लिक बाय रीजन ऑफ कमीशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस बाय देम, मतलब ऑलरेडी पास्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पहले उन्होंने किसी भी तरह का कोई ऑफेंस किया है, एंड उनके ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए और जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम पहले से ही उन्हें वार्न करना चाहते हैं। हम पहले से ही उनसे अश्योरेंस चाहते हैं। क्या अश्योरेंस चाहते हैं? भाई तो अब गड़बड़ी नहीं करेगा, ये स्पेसिफाइड टाइम तक तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। आप समझे मेरी बात? तो यहां ये क्लियर करता है ये पॉइंट कि ही हैज ऑलरेडी कमिटेड सम ऑफेंसेस एंड उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एंड he has already committed some offenses, and हमें लग रहा है कि ये कोई ऑफेंस करने वाला है या ये कोई ऑफेंस कर सकता है या ऐसी हरकतें वापस कर सकता है, तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हम उससे एडवांस में प्रॉमिस चाहते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको केवल सेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक, चले देखते हैं क्या बोला है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, अंडरलाइन करेंगे इसको, है ना। कन्विक्शन मतलब हो क्या रहा है, एक पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस चल रहा है ना। पहले मैं अपने वर्ड में इसे एक्सप्लेन करता हूं आपको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो क्या रहा है, एक पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में क्या चल रहा है, केस चल रहा है ना। कौन से ऑफेंसेस का? तो बोले अभी सबसेक्शन 2 में, है ना, अभी सबसेक्शन 2 में, ये सबसेक्शन 2 आगे नीचे दिया हुआ है, इस सबसेक्शन 2 के अंदर जो ऑफेंसेस बताए हैं उन ऑफेंसेस का। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 106, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 106। तो 106 के सबसेक्शन 2 में, 106 के सबसेक्शन 2 में एक पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है। पहले मैं मेरी लैंग्वेज में सिंपल करके आपको समझाता हूं, फिर अपन प्रोविजंस पर आते हैं, है ना। सेक्शन 106 के हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 1, हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 1। 106 के सबसेक्शन 2 के अंदर एक पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है ना, ऑफेंस किया है, एंड ये प्रूव हो चुका है कि वो गिल्टी है, एंड जो मजिस्ट्रेट है उसे क्या कर रहा है, पनिश कर रहा है। मजिस्ट्रेट जो है उसे क्या कर रहा है, कन्विक्शन के ऑर्डर दे रहा है, जेल भेजने के ऑर्डर दे रहा है। वापस से एक पर्सन ने 106 सबसेक्शन 2 के कुछ ऑफेंसेस किए हैं। वो कौन से ऑफेंसेस है मैं आपको बताता हूं। फिर क्या बोला है कि ये प्रूव हो चुका है कि वो गिल्टी है, उसी ने ऑफेंस किए हैं, एंड हम उसे पनिश कर रहे हैं, हम उसे कन्विक्ट कर रहे हैं, हम उसे सजा सुना रहे हैं, हम उसे जेल भेज रहे हैं। जेल भेजने के साथ साथ हम उससे बोल सकते हैं कि भाई तू एक बॉन्ड भर। क्या बॉन्ड भर? कि जब तू जेल से बाहर आएगा तो अगले 3 इयर्स तक, जब तू जेल से बाहर आएगा तो अगले 3 इयर्स तक तेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे पब्लिक पीस क्या होती हो, डिस्टर्ब होती हो। तेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती हो, ऐसा एक बॉन्ड भर के दे। समझ में आया? वापस से, तो 106 सबसेक्शन 2 का उसने ऑफेंस किया। मान लो मजिस्ट्रेट उसे 1 साल की सजा सुना रहा है, तो 1 साल की सजा सुनाने के साथ साथ मजिस्ट्रेट चाहे तो, बाउंडेशन नहीं है, 1 साल की सजा सुनाने के साथ साथ मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको बोल सकता है तू बॉन्ड भर के दे यार। कितने साल का? बोले 3 साल का मैक्सिमम।
क्या बॉन्ड भर के दे कि तू अगले 3 साल तक, ऑब्वियसली जेल के अंदर तो शांति पकड़ के रखेगा, बट अगले 3 साल तक, जब वो जेल से बाहर आ जाएगा तो अगले 3 साल तक ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती हो, ऐसा वो कोई काम नहीं करेगा जिससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब होती हो। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नोट्स के हिसाब से कि नोट्स के हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन 106 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें पावर है कोर्ट ऑफ सेशन के पास या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास, और किसी मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है। मतलब इनसे लो कैटेगरी वाले के पास नहीं है, हायर वाले के पास तो हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 106 में जो अथॉरिटी दी है, जो राइट दिया हुआ है, वो किसको है? कोर्ट ऑफ सेशन को है या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को है। एंड लिखा है कि व्हेन दे कन्विक्ट्स अ पर्सन, मतलब एक पर्सन को वो क्या कर रहे हैं? कन्विक्शन, पनिशमेंट दे रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, है ना। कौन से ऑफेंसेस में? तो हमने बोला सबसेक्शन 2 106 के सबसेक्शन 2 वाले ऑफेंसेस। बोले वो कौन से? बोले अभी नीचे आ रहे हैं, अपन देखते हैं, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन 106 के लिए है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट क्लास वाला होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो ऑफेंडर को कन्विक्ट कर रहा हो, वो ऑफेंडर को पनिश कर रहा हो, जेल भेज रहा हो, ये सेकंड थिंग। तीसरी, जो ऑफेंस ऑफेंडर ने किए हो वो 106 सबसेक्शन 2 वाले हो। ठीक है, या तो उसने वो ऑफेंस किए हो या अबेटिंग, अबेटिंग मतलब प्रोवोक करना, प्रमोट करना, किसी व्यक्ति को उकसाना ये काम करने के लिए। ठीक है, अबेटिंग हियर मींस कि वी आर प्रोवोकिंग समवन। एक तो यह है कि वो काम हमने खुद किया हो, दूसरा यह है कि हमने वो काम खुद नहीं किया, हमने तो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोवोक किया, उकसाया, इनकरेज किया कि तू ये काम कर। तो या तो 106 सबसेक्शन 2 का ऑफेंस किया हो उसने खुद, या उसने किसी व्यक्ति को प्रोवोक किया हो ये ऑफेंसेस करने के लिए। आपको समझ में आई मेरी बात? फिर क्या बोला है? एंड मजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि भाई इससे सिक्योरिटी भी ले लेनी चाहिए। सजा सुना रहा वो तो अपनी जगह है, बट इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं, इससे सिक्योरिटी भी लेना चाहिए। काहे के लिए सिक्योरिटी? बोले फॉर कीपिंग द पीस। काहे की सिक्योरिटी लेना है? बोले शांति मेंटेन करने की, है ना। तो कोर्ट में का मतलब जरूरी नहीं है वो करे, कोर्ट को लगता है, क्योंकि अगर कोर्ट का ओपिनियन है, अगर कोर्ट का ओपिनियन है तो कोर्ट पीस मेंटेन करने के लिए बॉन्ड भरवाएगा। बट अगर कोर्ट को लगता है कि बॉन्ड नहीं भरवाना तो वो नहीं भरवाएगा यार, सीधी सी बात है। चल फिर क्या बोलता है कि एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब बताया था मैंने, सेंटेंस मतलब क्या होता है? सजा सुनाना, पनिश करना। ठीक है, चले तो क्या बोला है कि जब आप उसे पनिश कर रहे हो तो पनिश करते समय एडिशनली हम उसे ऑर्डर दे सकते हैं। क्या ऑर्डर दे सकते हैं? बोले एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर। बॉन्ड एग्जीक्यूट कर मतलब बॉन्ड भर के दे, बॉन्ड पर साइन करके दे, है ना। वो बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी हो सकता है। जैसे क्या था? बोले सलीम था, है ना। अब उसे क्या मिल रहा है? पनिशमेंट मिल रहा है। अब उसे क्या मिल रहा है? पनिशमेंट मिल रहा है। क्या? कि भाई उसने 106 सबसेक्शन 2 वाले ऑफेंस किए तो उसे पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो हमने उसको क्या बोला? बॉन्ड भर। तो बॉन्ड तो कौन भरेगा? खुद सलीम भरेगा। ठीक है, बट अगर सलीम ने अपना प्रॉमिस बाद में नहीं मेंटेन किया तो कोई उसका गारंटर होना चाहिए, कोई उसकी श्योरिटी दे, ये जरूरी है। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? ये बॉन्ड विथ या विदाउट श्योरिटी होना चाहिए। मतलब एक गारंटर भी लेकर आओ, आप एक गारंटर भी लेकर आओ जो कि अगर आपने डिफॉल्ट किया, आपने अगर अपना बॉन्ड पूरा नहीं किया तो वो जो गारंटर है वो गारंटर आपके बिहाफ पर पेमेंट करेगा। तो मान लो कि बोला गारंटर चाहिए, तो मान लो शर्मा जी आए, शर्मा जी ने क्या करा? गारंटी दे दी सलीम की। बोले ठीक है, ये ऐसा नहीं करेगा, मैं भी गारंटी दे रहा हूं, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, मतलब ये इस तरह से कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो। तो शर्मा जी ने क्या दे दी? श्योरिटी, गारंटी दे दी। ठीक है, हो सकता है बिना गारंटी की भी ले ले, हो सकता है केवल सलीम के बॉन्ड पे भरवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको समझ में आया? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बॉन्ड भराया जाएगा विथ और विदाउट श्योरिटी। काहे के लिए? बोले पीस मेंटेन करने के लिए। काहे के लिए? बोले पीस मेंटेन करने के लिए जिसका ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा। जो बॉन्ड रहेगा वो मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है, 6 महीने का भरा है, हो सकता है 1 साल का भरा है, हो सकता है 2 साल का भरा है, हो सकता है 3 का भरा है, हो सकता है 4 का। नहीं, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रहेगा? 3 इयर्स। आपको समझ में आई मेरी बात? अब क्या बोला है, एक तो हम यहां तक रिवाइज करते हैं फटाफट से कि क्या कहा है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? तो सबसे पहले पॉइंट मेरे साथ रिवाइज करते जाएंगे, बेटा अपना भला चाहते हैं तो मेरे साथ रिवाइज करते जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है कि बोले मजिस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए? कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट क्लास वाला। दूसरा क्या बोला है? वो कन्विक्ट कर रहा हो, पनिश कर रहा हो। तीसरा, ऑफेंडर ने सजा ऑफेंस कौन से किए हो? 106 सबसेक्शन 2 वाले। फोर्थ, तो सजा सुनाते समय हम उससे बॉन्ड भरने का बोल सकते हैं। फिफ्थ, बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी हो सकता है। सिक्स्थ, बॉन्ड का मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। 7, बॉन्ड किस पर्पज से होगा? बोले पीस मेंटेन करने के पर्पज से। आप शांति मेंटेन करके रखोगे इस पर्पज से। आपको समझ में आ गई मेरी बात? अब हमने बोला कि उसने ऑफेंस किए हो 106 सबसेक्शन 2 वाले, तो बोले 106 सबसेक्शन 2 में कौन से ऑफेंसेस दिए हैं? चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 तरह के ऑफेंसेस हैं, आपको याद करना पड़ेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन आता है अच्छे से, इसलिए करना है इसको, है ना? चल देखते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि आईपीसी के चैप्टर 8 वाले ऑफेंसेस। बोले आईपीसी के चैप्टर 8 वाले ऑफेंसेस कौन से हैं? तो बोले वो रिलेटेड हैं डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से। ठीक है, किससे रिलेटेड है वो? लिखने में तो आप सीधे लिख सकते हो, बट आपको याद भी होना चाहिए। हमने लिखा आईपीसी के चैप्टर 8 वाले ऑफेंसेस में वो कन्विक्ट हुआ है। बोले आईपीसी का चैप्टर 8 वाला ऑफेंस कौन सा है? बोले आईपीसी का चैप्टर 8 वाला ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या बताया मैंने? कामनेस, है ना? फिर दूसरा क्या बोला है? ऑफेंस जिसमें इंक्लूडेड है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब किसी पर हमला करना, मतलब वायलेंट बिहेवियर करना। असॉल्ट मतलब किसी पर हमला करना, अटैक करना, मतलब वायलेंट बिहेवियर करना, है ना? या क्रिमिनल फोर्स यूज करना, दबाव बनाना उसके ऊपर, या क्या इसी तरह की कोई भी शरारत करना। मिस्चीफ मतलब क्या होता है? शरारत करना। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि भाई अगर उसने असॉल्ट का ऑफेंस किया है, असॉल्ट मतलब किसी के ऊपर अटैक करना, या उसने क्रिमिनल फोर्स, किसी के ऊपर क्रिमिनली फोर्स यूज किया है, या उसने इसी तरह से कोई मिसचीफ की है ना? फिर क्या बोला है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मतलब डराना, धमकाना, फियर। किसी को डराया धमकाया है, होते ना जो हफ्ता वसूली वाले या अदरवाइज जो लोगों को जाकर डराते हैं, धमकाते हैं, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है। या लास्ट क्या बोला है कि और कोई भी ऑफेंस, अदर मतलब क्या? ये अदर का मतलब समझ में आया ना? ऊपर के 3 को छोड़कर। अदर मतलब क्या? बोले ऊपर जो 3 पॉइंट पड़े ना, उसके अलावा उसने कोई ऑफेंस किया है जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है या हुई है। वापस से 106 के सबसेक्शन 2 के 4 ऑफेंसेस कौन से हैं? तो सबसे पहले बोला है चैप्टर 8 वाले ऑफेंसेस। बोले चैप्टर 8 वाले ऑफेंसेस कौन से हैं? बोले पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करने वाले। दूसरा क्या? तो बोले दूसरा है आपका असॉल्ट किया है, क्रिमिनल फोर्स यूज किया है, या इसी तरह से कोई मिस्चीफ की है। तीसरा क्या? तो बोले क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड है। फोर्थ क्या? बोले फोर्थ में बोला है और कोई भी ऑफेंस किया इन 3 के अलावा, ये 3 तो है ही, इनके अलावा भी कोई ऑफेंस किया हो जिससे क्या हो रही है? पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है या हो सकती है। आपको समझ में आया? तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कन्विक्शन होगा तो कन्विक्शन के टाइम मजिस्ट्रेट चाहे तो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वर्ड कौन सा यूज हुआ है? में। अगर वो चाहता है तो बोल सकता है कि आप तो क्या भरो? बॉन्ड भरो यार। बोले मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन का? बोले 3। बोले श्योरिटी, बोले विथ या विदाउट श्योरिटी एज मे बी डिसाइडेड बाय द मजिस्ट्रेट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब है ना, अब ये खत्म नहीं हुआ है। चलो
मान लो सलीम को सजा दे दी 6 महीने की, है ना, एंड उसको बोल दिया कि तू 3 साल का बॉन्ड भी भर के दे। कोई डाउट इसके अंदर? इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। हमने सलीम को सजा दे दी, कितने साल की? बोले 6 महीने की, है ना, प्लस उससे हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया, कितने महीने का? तो बोले 3 इयर्स का बॉन्ड करवा लिया। ठीक, अब ये जो पनिशमेंट आपने सलीम को दिया था वो इससे सेटिस्फाइड नहीं था। उसको तो लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, ये गलत है, ये जो कोर्ट का डिसीजन आया ये सही नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। अपील समझते हो आप? लोअर कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो उससे जो बड़ी अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी के पास जाकर हम करते हैं अपील। लोअर अथॉरिटी के डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो उससे जो बड़ी अथॉरिटी होती है उसके पास जाकर हम करते हैं अपील। क्या बोलते हैं? यार ये जो छोटी कोर्ट ने डिसीजन दिया है ना ये सही नहीं लग रहा हमें, इसमें लॉ के अगेंस्ट डिसीजन है या इसमें फैक्ट्स को प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया है और ये डिसीजन सही नहीं है। आप बड़ी कोर्ट हो, आप इस डिसीजन को रिकंसिडर करो। तो अपील का मतलब समझ के चलें कि छोटू कोर्ट के डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो मोटू कोर्ट के पास जाकर हम क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यार ये छोटे ने ढंग से काम नहीं किया तो ढंग से देख इसको। अब मान लो सलीम भी सही था, उसको लगा उसने कोई गलत नहीं किया, अच्छा इंसान है वो, हाँ था अच्छा इंसान, अपील कर दी। अपील में या तो डिसीजन किसके फेवर में आएगा? सलीम के, या डिसीजन अगेंस्ट आएगा उसके। अगर उसके फेवर में डिसीजन आता है तो बड़ी कोर्ट ने क्या बोला? नहीं, सलीम निर्दोष या अच्छा इंसान है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जो डिसीजन आया ये डिसीजन गलत है। बोले अगर डिसीजन गलत है तो अब वो जेल नहीं जाएगा। तो बड़ी कोर्ट ये बोल सकती है या बड़ी कोर्ट बोल सकती नहीं, सलीम ने गलती की है, उसी की गलती है, छोटी कोर्ट का डिसीजन सही है, मतलब सलीम कहां जाएगा? बोले जेल जाएगा। आप समझे मेरी बात? बड़ी अथॉरिटी का जो भी डिसीजन रहता है वो डिसीजन छोटी अथॉरिटी को सपोर्ट कर सकता है, वो डिसीजन छोटी अथॉरिटी को अपोज या उसके अगेंस्ट हो सकता है। बोले क्या मतलब? बोले जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सलीम को 6 महीने की सजा सुनाई, सलीम इससे सेटिस्फाइड नहीं था, उसने क्या किया? बड़ी कोर्ट के अंदर, सपोज हाई कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर दी। अब उसने हाई कोर्ट के अंदर अपील की है अगर, या कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर उसने जाकर अगर अपील की है तो कोर्ट ऑफ सेशन ये देखेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन सही है क्या? बोले हाँ, तो सलीम को बोलेगा तू जेल जा, उसका डिसीजन सही है। बट नहीं, उसको लगता है डिसीजन सही नहीं है, तो क्या बोलेगा? नहीं, जेल नहीं जाएगा, ये छोड़ दो, इसको रिलीज कर दो। ठीक है। अब अगर ये डिसीजन आया अपील में कि नहीं ये जेल जाएगा, तो बॉन्ड भी उसको भरना था, वो सही था। बट अगर ये डिसीजन आया कि इसको दिया गया पनिशमेंट सही नहीं है, इसका कन्विक्शन सही नहीं है, ये जेल नहीं जाएगा, तो जब उसने कोई गलती की नहीं है तो ये जो बॉन्ड आपने भरवाया इस बॉन्ड की कोई वैल्यू बची क्या? नहीं, तो ये बॉन्ड भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? अगर एक्यूज पर्सन ने अपील कर दी एंड डिसीजन एक्यूज पर्सन के फेवर में आया तो उसने कोई ऑफेंस किया नहीं है, और अगर उसने कोई ऑफेंस किया नहीं है तो वो जेल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये बॉन्ड भी अपने आप खत्म हो गया। लेकिन अगर अपील में बोला एक्यूज पर्सन ने ऑफेंस किया है वो जेल जाएगा, और अगर वो जेल जाएगा तो बॉन्ड भी वैलिड माना जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? इसमें एक चीज ये अच्छे से ध्यान रखना कि बॉन्ड का ड्यूरेशन कब स्टार्ट होगा? कन्विक्शन खत्म होने के बाद। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मालूम पड़ा उसको 2 साल की सजा हुई और 2 साल का बॉन्ड भरवाया, 2 साल जब वो जेल में रहेगा तो वैसे भी पीस मेंटेन करके रखेगा ना। जेल के अंदर अगर वो पीस नहीं रखता तो पुलिस वाले रखवा लेंगे ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बॉन्ड का ड्यूरेशन कब स्टार्ट होता है? इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। बॉन्ड का ड्यूरेशन स्टार्ट होता है कन्विक्शन का ड्यूरेशन खत्म होने के बाद। लॉजिकल है, सेंसिबल है, समझने लायक चीज है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बोला है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस।
अदर केसेस मतलब क्या? पहला वाला तब लग रहा था जब कन्विक्शन हो। पहला वाला कब लग रहा था? जब कन्विक्शन हो। मतलब यहां कन्विक्शन नहीं हो रहा है, एक पर्सन को हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक पर्सन को हम जेल नहीं भेज रहे हैं, फिर भी उससे पीस मेंटेन करने के लिए बॉन्ड भरने का कहा जा रहा है। वापस से, अ पर्सन इज नॉट बीइंग कन्विक्टेड और पनिश्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट टू गो इम्प्रिजनमेंट, बट फिर भी हम उससे क्या भरवा रहे हैं? हम उससे बॉन्ड भरवा रहे हैं। क्यों? अभी उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि वो ऑफेंस कर सकता है। फिर से समझना है ना, हम ये पढ़ रहे हैं सेक्शन कौन सा है? ये 107। ये सेक्शन कौन सा है बेटा? 107। 106 के अंदर जो बॉन्ड हमने भरवाया था वो केवल तभी होगा जब कन्विक्शन हो, मतलब वो ऑफेंस करके आया है एंड फ्यूचर में ना करे, इसके लिए हम उससे बॉन्ड भरवा रहे हैं। बट 107 में अभी एक व्यक्ति ने ऑफेंस किया नहीं है, बट पुराना उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जिसके के कारण हमें लग रहा है कि ही इज लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस। वो किसी तरह का ऑफेंस कर सकता है, एट प्रेजेंट किया नहीं है, एट प्रेजेंट हम उसे जेल भेज नहीं रहे हैं, बट हमें लगता है कि वो कोई ऑफेंस कर सकता है, जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप समझे मेरी बात? तो 106 और 107 दोनों में बॉन्ड भरवाने की बात कही है। हाँ बिल्कुल सही है। बोले 106 कब लगता है? बोले कन्विक्शन पे लगता है, मतलब अभी अभी वो कोई ऑफेंस करके आया है एंड फ्यूचर में ना करे, इसके लिए हम बॉन्ड भरवा रहे हैं, उसको जेल भी भेज रहे हैं, बॉन्ड भी भरवा रहे हैं। बट 107 तब लगता है जब उसने अभी एट प्रेजेंट तो कोई ऑफेंस नहीं किया है, हम उसे कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसे जेल नहीं भेज रहे हैं, बट हमें लग रहा है उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर कि ये कोई ऑफेंस कर सकता है। क्योंकि ये कोई ऑफेंस कर सकता है तो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इससे बॉन्ड भरवाओ यार, इससे प्रॉमिस करवाओ कि हमें लग रहा है ये काम ये कर सकता है, ये करेगा नहीं, बॉन्ड भरवाओ। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? 106 और 107 कब एप्लीकेबल होते हैं? बाकी तो सिंपल है, 106 जैसा ही है ना? तो सबसे पहले यहां जो पावर दिए हुए हैं वो पावर किसके पास है? तो वही बोला है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पावर है ना। उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उन्हें क्या मिलती है? कोई इंफॉर्मेशन। यहां हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो उसे पनिश कर रहे हैं, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि अ पर्सन इज लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस। लाइकली टू कमिट मतलब कर सकता है, अभी किया नहीं है। लाइकली टू कमिट मतलब समझ में आया ना? वो कर सकता है, अभी किया नहीं है। तो ही इज लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस, जिससे क्या होगी? ब्रीच ऑफ पीस होगी, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब होगी। ट्रैंक्विलिटी में समझ में आया ना? कामनेस, ठीक है। या और कोई रॉन्गफुल एक्ट वो करेगा जिससे कि होगा क्या? वही ब्रीच ऑफ पीस होगी या डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। वापस से 107 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है क्या? कि मजिस्ट्रेट के पास अगर इंफॉर्मेशन आती है, बोले क्या इंफॉर्मेशन आती है? कि कोई पर्सन इज लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस, अ पर्सन इज लाइकली टू डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, or he will do any other wrongful act which will result in breach of peace or public tranquility, disturb public tranquility. In that circumstances वो उस व्यक्ति को शो कॉज नोटिस इशू करेगा, वो उस व्यक्ति को शो कॉज नोटिस इशू करेगा। शो मतलब बताओ, कॉजेस मतलब रीजन, शो कॉज नोटिस मतलब उस नोटिस में उससे पूछा जाएगा हमें लग रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, तो बताओ क्यों ना हम आपको ये बोलें कि आप क्या भरो? एक बॉन्ड भरो, काय का? पीस मेंटेन करने का। मैक्सिमम कितने साल का? 1 साल का या कम का, जैसा कि मजिस्ट्रेट को लगता है। मतलब जैसे हमें लग रहा है कि वर्मा जी हैं, हमें लग रहा है कि वर्मा जी हैं, वर्मा जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई ऑफेंस कर सकते हैं, तो हमने क्या किया? वर्मा जी को नोटिस इशू किया। क्या नोटिस इशू किया? भाई तू कारण बता, हमें लग रहा है कि तू गलत काम कर सकता है, तू कारण बता कि नहीं करेगा, और अगर तेरे कारणों से हम सेटिस्फाई नहीं है तो एक काम कर, एक बॉन्ड भर के दे।
क्या कि अगले 1 साल तक मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो, जिससे कि ब्रीच ऑफ पीस हो। अब अगर वर्मा जी द्वारा दिए गए रीजन से हम सेटिस्फाइड हैं कि यार ये ऐसा कुछ करेगा नहीं, हमें भरोसा हो गया, तो हम बॉन्ड नहीं भरवाएंगे। बट अगर उन्होंने जो रीजन शो किए, उन्होंने जो कॉजेस शो किए, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम वर्मा जी को बोलेंगे तो बॉन्ड भर यार। मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन का? 1 साल का। 106 107 समझ में क्या डिफरेंस? लास्ट टाइम बता रहा हूं, 106 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कन्विक्शन पर बॉन्ड भरवाना। 107 में विदाउट कन्विक्शन बॉन्ड। 106 में कोर्ट ऑफ सेशन एंड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दोनों थे। 107 के अंदर केवल फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है। 106 के अंदर मैक्सिमम 3 साल का ड्यूरेशन था, 107 के अंदर मैक्सिमम 1 साल का ड्यूरेशन। ठीक है, 106 में ऑलरेडी वो ऑफेंस कर चुका है और उसे पनिशमेंट भी दिया जा रहा है, जबकि 107 में अभी उसने कुछ नहीं किया है, लाइकली टू कमिट। समझ में आया अपने को? चल, नेक्स्ट हमें दिया है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, अगेन ये जो प्रोविजन है वो पब्लिक पीस मेंटेन करने के रिलेशनशिप में है। अगेन ये जो प्रोविजन है वो डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को कंट्रोल करने के रिलेशनशिप में है। बोले ये किस बारे में दिए हैं? बोले ये दिए हैं अनलॉफुल असेंबलीज के बारे में। बोले अनलॉफुल असेंबलीज क्या होती है? तो बोले गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ 5 और मोर पर्सन एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। असेंबली मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। इकट्ठा होना मतलब यहां पर्सन इकट्ठे हो रहे हैं, तो बोले कम से कम कितने? बोले 5 या ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं। अनलॉफुल मतलब उनका इस तरह से गैदर होना, उनका इस तरह से कलेक्ट होना लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। क्यों? हमें लग रहा है कि वो कोई इलीगल काम कर सकते हैं, हमें लग रहा है वो कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, हमें लग रहा है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहां पावर दिए हैं, मजिस्ट्रेट के पास पावर दिए हैं, दूसरी अथॉरिटीज के पास पावर दिए हैं। बोले क्या पावर दिए हैं? कि हम उनके डिस्पर्सल के ऑर्डर इशू कर सकते हैं। बोले डिस्पर्सल मतलब क्या होता है? बोले तितर बितर हो जाना। डिस्पर्सल मतलब क्या होता है? बोले अलग अलग हो जाना। अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा है डिवाइड एंड रूल। जब अंग्रेज हमारे यहां आए थे, मुट्ठी भर अंग्रेज थे, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, गिनती के होंगे। एंड उस समय भी हमारी पॉपुलेशन 40 करोड़ के लगभग थी। लेकिन क्या हम यूनाइटेड नहीं थे? हम अलग अलग थे उस समय। एंड उसी का फायदा इन्होंने उठाया। एंड उनका तो मूल मंत्र यही था ना, डिवाइड एंड रूल। अगर ये सब इकट्ठे हो गए, एक साथ हमारे साथ आ गए, सबको निपटा देंगे, उनको भी मालूम था, तो उनकी तो पॉलिसी यही थी, डिवाइड एंड रूल। एंड उसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये प्रोविजंस दिया है कि अगर ऐसा लगता है कि कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है, ऐसा लगता है कहीं 5 या ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी गैदरिंग हो रही है, उनका कलेक्शन हो रहा है, एंड वो सब मिलकर कोई अनलॉफुल काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे, एंड वो इकट्ठे अगर आते हैं तो हम उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं? हम पहला तो उनको ऑर्डर दे रहे हैं, तुम सब अलग अलग हो जाओ। डिस्पर्सल मतलब तितर बितर हो जाओ। आपने पेपर में पढ़ा होगा, टेलीविजन में सुना होगा क्या, कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें करी। होता ना कि कहीं पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर इशू कर देता है कि हम आपको आदेश देते हैं, आप सब अलग अलग हो जाओ, डिस्पर्सल, तितर बितर हो जाओ, एक साथ मत रहो। क्यों? उसको भी मालूम है यार ये एक साथ आएंगे, मेरे को निपटा देंगे, पब्लिक पीस डिस्टर्ब करेंगे। बट अगर ये अलग अलग आते हैं, एक एक करके आते हैं, तो मैं निपटा दूंगा ना, मैं देख लूंगा ना इनको, मैं मैनेज कर लूंगा ना इनको। तो उसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन बनाया है कि अगर कहीं असेंबली हो रही है, असेंबली मतलब कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, एंड कलेक्शन करने की मनाही नहीं है, हमारा तो फंडामेंटल राइट है असेंबली बनाने का। लेकिन अगर ये लग रहा है कि वो असेंबली अनलॉफुल पर्पज से बनाई जा रही है, इलीगल पर्पज से बनाई जा रही है, उससे ब्रीच ऑफ पीस होगा, उससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब होगी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो अथॉरिटी है वो उसके डिस्पर्सल के ऑर्डर दे सकती है ना। तो ये प्रोविजन, एक तो हम समझ रहे हैं कि ये प्रोविजन किससे रिलेटेड है, तो बोले ये अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है ना। तो उसके हम काय के ऑर्डर देंगे, तो बोले हम उसके
डिस्पर्सल के ऑर्डर देंगे। और अगर वो डिस्पर्स नहीं होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सिविल फोर्स यूज करके उन्हें अलग अलग करेंगे। उससे भी काम नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, आर्म फोर्स यूज करके उन्हें अलग करेंगे। मतलब आर्मी वालों को बुला लेंगे, आर्मी वाले बहुत बुरी तरह से मारते हैं, ठीक है। वापस से सबसे पहले तो असेंबली हो रही है जो अनलॉफुल है, दूसरा उसे डिस्पर्सल के ऑर्डर इशू किए जाएंगे। बट अगर वो भीड़ वाले हमारा ऑर्डर मानकर डिस्पर्स नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, तो फिर दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है सिविल फोर्स, सिविल फोर्स यूज करते हुए हम उन्हें हटाएं। सिविल फोर्स में पुलिस ऑफिसर्स रहेगा, सिविल फोर्स के अंदर सिविलियंस रहेंगे, एंड आर्म फोर्स, आर्म फोर्स मतलब आर्मी वालों को बुला लिया जाएगा, भले हमसे सिचुएशन नहीं संभल रही, तुम आओ तुम देखो। जैसा दिल्ली में हुआ था, अभी दिल्ली में दंगों के टाइम हुआ था, ठीक है। पुलिस वालों ने मैनेज करने की कोशिश की, वो सिविल फोर्स के थ्रू हो गया। नहीं मैनेज हो रहा था, आर्मी वालों को बुलाया। ये चीज आ रही समझ में? चले अब हम प्रोविजन स्टार्ट करते हैं, इस बारे में क्या कहा हुआ है ना। सबसे पहले जो पावर है, ये डिस्पर्सल के ऑर्डर देने के पावर है, ये होते हैं किसके पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। डिस्पर्सल के ऑर्डर देने के पावर होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उसके पास। और अगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज उस समय मौजूद नहीं था तो उससे कम रैंक का ऑफिसर चलेगा, बट वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। मान लो कहीं सिचुएशन गड़बड़ा रही है एंड पुलिस स्टेशन का इंचार्ज उस समय नहीं है, तो उसके अब्सेंस में ये पावर किसके पास आ जाते हैं, तो बोले और किसी पुलिस ऑफिसर के पास आ जाएंगे। बट वो पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, डीआईजी हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, एसपी हो सकता है, ठीक है। बट सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि यहां पावर किसके पास है डिस्पर्सल का ऑर्डर देने के, तो बोले पावर है पहला मजिस्ट्रेट के पास है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले के पास है। दूसरा पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उसके पास भी है। तीसरा अगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज उस समय अवेलेबल नहीं था तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए, उनके पास ये पावर होता है। बोले क्या पावर होता है, तो बोले पावर में ये होता है कि वो कमांड कर सकते हैं। कमांड कर सकते हैं मतलब ऑर्डर दे सकते हैं। कमांड करना मतलब क्या, यहां ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली को या असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। वो किसी भी अनलॉफुल असेंबली को या जहां पर भी 5 या ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा हैं, उन्हें क्या इशू कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं। क्या ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि भाई तुम क्या हो जाओ, डिस्पर्स हो जाओ। क्यों हो जाओ, क्योंकि हमें लग रहा है ये डिस्टर्ब करेगा पब्लिक पीस को, हमें लग रहा है ये ब्रीच ऑफ पीस करने वाले हैं, ये सब मिलकर ऐसा कोई काम करेंगे जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाएगी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो काय के ऑर्डर दिए जाएंगे, डिस्पर्सल के। पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर ये रहता है कि वो जो असेंबली के मेंबर हैं जिन्हें डिस्पर्सल का ऑर्डर इशू किया गया था, उनकी फिर ड्यूटी बनती है क्या, कि उस ऑर्डर को फॉलो करके अलग अलग हो जाएं। असेंबली के मेंबर्स को जब डिस्पर्सल का ऑर्डर दिया है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि इस ऑर्डर को फॉलो करके वो अलग अलग हो जाएं। लेकिन अगर वो डिस्पर्स नहीं होते हैं या ऑर्डर के अगेंस्ट काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर वो पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सब इंस्पेक्टर जो है वो फोर्स यूज करते हुए, सिविल फोर्स यूज करते हुए उस भीड़ को अलग अलग करने के कोशिश करेगा। आपको समझ में आया? भाई डिस्पर्सल का ऑर्डर दिया ना, नहीं हो रहे तो फिर क्या करें, तो बोले फिर ठीक है फोर्स यूज करो यार। मतलब पहले टाइम तो आप रिक्वेस्ट करोगे अलग अलग हो जाओ, वो नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे, फोर्स यूज करोगे। अब मालूम पड़ा कि पुलिस वाले तो 3-4 ही थे, जबकि भीड़ में 20-25 लोग हैं। अब पुलिस वाले को लग रहा है 20-25 लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो तो पत्थर भी मार रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो इस तरह से कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे मेल मेंबर का जो पुलिस ऑफिसर नहीं हो उसकी भी हेल्प ले सकते हो, उनका भी असिस्टेंस ले सकते हो। बोले क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो 3 जने थे, पुलिस ऑफिसर के साथ 2 जने और थे, उनको लगा कि ये इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, इनको रोकना है। अब मालूम पड़ा वो 10-1 लोग थे, हमें लगा ये 3 पर भारी पड़ेंगे, हम इन्हें मैनेज नहीं कर पाएंगे,
तो पड़ोस में से कौन जा रहे थे? शर्मा जी वर्मा जी जा रहे थे। हमने शर्मा जी वर्मा जी को रोका, बोला हमारी मदद करो, हेल्प करो। तो एज अ सिविलियन शर्मा जी वर्मा जी हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम किसी मेल पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। अगर पास में से सीमा जा रही थी, मोनिका जा रही थी, उन्हें नहीं बोल सकते कि आप भी आ जाओ, डंडा उठाओ और इन्हें मारना चालू करो, नहीं, मेल मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। तो एक एक डंडा हम शर्मा जी वर्मा जी को भी पकड़ा देंगे, वो भी अपनी मन की भड़ास निकाल लेंगे। जिंदगी भर उन्होंने किसी को मारा नहीं होगा, आज मौका मिल रहा है निपटा देंगे। ये चीज आई समझ में? तो सिविल फोर्स यूज करते हुए पुलिस ऑफिसर उस भीड़ को नियंत्रित करेगा, उस मॉब को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा, उस अनलॉफुल असेंबली को कंट्रोल करेगा अगर अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं होती है तो। एंड फॉर दिस पर्पस पुलिस ऑफिसर मे टेक असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन, एनी मेल पर्सन। ये चीज आगे समझ में अपने को। एंड फिर जरूरत लगती है तो हम उन्हें क्या कर लेंगे? अरेस्ट कर लेंगे, कन्फाइन करके रखेंगे, कैद करके रख सकते हैं। वो भीड़ वालों को हम अरेस्ट कर सकते हैं, उन्हें कैद करके रख सकते हैं। ठीक, तो पावर मजिस्ट्रेट के पास है, पुलिस ऑफिसर के पास है। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अगर नहीं था तो सब इंस्पेक्टर तक के ऑफिसर के पास है। दूसरा, वो डिस्पर्सल के ऑर्डर दे देंगे अनलॉफुल असेंबली को या गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ 5 और मोर पर्सन, जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तीसरा क्या? बोले अगर वो डिस्पर्स नहीं होते तो ये सिविल फोर्स यूज करेंगे। इसके लिए वो मेल एडल्ट किसी भी मेल मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं। समझ में आए? नेक्स्ट, अब मैंने बोला था अनलॉफुल असेंबली हटाने के लिए 2 प्रोविजन है। एक तो हमने सिविल वाला देखा था, अब ये दिया है आर्मी वाला कि सिविल फोर्स से अगर उन व्यक्तियों को नहीं हटाया जा पा रहा है तो हम आर्मी की हेल्प ले लें, आर्मी वालों की हेल्प लेकर उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां बोल दिया है क्या कि भाई मजिस्ट्रेट अगर लगता है तो फिर आर्म फोर्स बुला लेंगे, आर्मी वालों को बुला लेंगे, उनकी हेल्प से क्या किया जाएगा? असेंबली को हटाया जाएगा। फिर उन व्यक्तियों को अरेस्ट किया जा सकता है, कन्फाइन करके रखा जा सकता है। पॉइंट आ रहा ना समझ में? पहले सिविल फोर्स यूज किया, मतलब पुलिस वालों की, और सिविलियन की हेल्प ली। उनसे काम नहीं चल रहा है तो हम आर्मी वालों को बुला लेंगे। आर्मी वाले बहुत बुरी तरह से मानते हैं, इसलिए सीधे सीधे से उनकी एक शब्दों में सुन लेना। ठीक, अब ये सेक्शन 132 जो दिया है, अच्छा प्रोविजन दिया है। बोले क्या? बोले मालूम पड़ा कि पुलिस वालों ने भीड़ के व्यक्तियों की पिटाई कर दी बुरी तरह से। एक डंडा शर्मा जी वर्मा जी को भी दिया था, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, लगा दिए 2-4 खींच के। किसी का सर फूट गया, किसी को चोट आई, या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच गया। अब मान लो वहां पर चोपड़ा जी रहते थे, है ना, वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे, बट वो भी गेहूं के साथ घुन की तरफ पिसा गए, गलती से उनकी भी पिटाई हो गई। एंड चोपड़ा जी चाहते हैं कि वो शर्मा जी वर्मा जी के अगेंस्ट केस कर दें या पुलिस वाले के अगेंस्ट केस कर दें। नहीं कर सकते जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ना ले। वापस से भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी, हमने आर्मी वालों को बुला लिया। अब आर्मी वाले आ गए, आर्मी वालों ने पिटाई कर दी। तो हो सकता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति की भी पिटाई हो जाए, गलती से, इंटेंशनली नहीं। हो सकता है पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच जाए। हो सकता है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जब वो भागे और उधर से भल्ला जी जा रहे थे, गलती से उनकी भी पिटाई हो गई। और भल्ला जी उस आर्मी वाले के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, हां, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। रिवाइज करवा रहा हूं, फिर से समझना। बोले क्या है? बोले यहां जो व्यक्ति काम कर रहे हैं ना अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए, अगर वो सिविल फोर्स वाले थे, मतलब पुलिस ऑफिसर और सिविलियन थे ना, और उनके अगेंस्ट किसी व्यक्ति को केस फाइल करना है। क्यों फाइल करना है? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पिटाई गलती से की गई है या इंटेंशनली की गई है या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर वो केस करना चाहता है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगी। बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के वो केस कर ही नहीं पाएगा। आपको समझ में आई मेरी बात? एंड अगर आर्मी वाले आ गए थे और आर्मी वाले के अगेंस्ट आपको केस करना है तो आपको किसकी परमिशन लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। बिना उनकी परमिशन के आप केस नहीं कर पाओगे। क्लियर हुई चीज? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेक्शन 133 पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन नंबर आपको याद रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कंपनी लॉ के तो हमें सेक्शन नंबर याद करना है, या नहीं भी करोगे चलेगा, है ना।
अब बोले पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब क्या होता है? न्यूसेंस मतलब होता है एनीथिंग विच इज इंजीरियस। ऐसा कुछ भी जो हार्मफुल हो। अब अगर वो हार्मफुल किसी एक पर्सन के लिए है तो प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा, बट अगर वो हार्मफुल सोसाइटी के लिए है, पब्लिक एट लार्ज के लिए है, तो क्या हो जाएगा? पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा। हमने दोनों वर्ड अलग अलग करके देखे। न्यूसेंस मतलब होता है एनीथिंग विच इज इंजीरियस, ऐसा कुछ भी जो हार्मफुल हो, ठीक है। अब अगर वो हार्मफुल किसी प्राइवेट पर्सन के लिए है तो वो प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा। उससे नुकसान किसी एक पर्सन को पहुंच रहा है तो प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा, बट अगर उससे नुकसान पब्लिक एट लार्ज को पहुंच सकता है, सोसाइटी को पहुंच सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसी कोई चीज है जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है या पहुंच सकता है, ऐसी कोई चीज है जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है या पहुंच सकता है, तो उसे हटाने के पर्पज से, उसे रिमूव करने के पर्पज से मजिस्ट्रेट के पास पावर दिए गए हैं सेक्शन 103 में। ये सेक्शन प्योरली पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। ये सेक्शन जो है ना, ये प्योरली कैसे काम करता है? पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। क्या मतलब? कि मजिस्ट्रेट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में, मजिस्ट्रेट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसी किसी चीज को हटाना जरूरी है, ऐसी किसी चीज को हटाना जरूरी है जो कि क्या है? हार्मफुल है, या हार्मफुल हो सकती है, या हार्मफुल हो चुकी है। किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए। प्राइवेट पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए वो चीज हार्मफुल है, हार्मफुल हो सकती है, तो उसे हटाना जरूरी है। तो उसको हटाने के पर्पज से मजिस्ट्रेट के पावर दिए गए हैं यहां पर। आपको हेडिंग समझ में आया? तो जो पब्लिक न्यूसेंस होता है, सबसे पहले हमने पब्लिक न्यूसेंस का मतलब समझा। पब्लिक न्यूसेंस मतलब एनीथिंग विच इज इंजीरियस फॉर द पब्लिक। दूसरा, किसके पावर है? बोले मजिस्ट्रेट के पास पावर है। बोले क्या पावर है? कि अगर ऐसा कुछ भी होता है जो हार्मफुल है, ऐसा कुछ भी होता है जो हार्मफुल है, किसके लिए हार्मफुल है? बोले पब्लिक के लिए हार्मफुल है ना, तो बोले उसे हटाना यार, उसे हटाने के पावर दे देंगे ना। बोले किसको देंगे, कैसे देंगे? देखते हैं ना अपन। यहां तक की कहानी समझ में आई? चलिए देखें तो क्या बोला है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस, ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब समझ रहे हो? हर्डल, अवरोध पहुंचाना, बाधा पहुंचाना, ठीक है। तो क्या बोला है? कोई भी पब्लिक प्लेस है जिसे अनलॉफुली ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिल्ली के अंदर केस हुआ था, दिल्ली के अंदर ये सीएए का विरोध कर रहे थे, तो हुआ क्या था? रोड पर बैठ गए थे। अब रोड पर बैठ गए तो यार रोड वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्लेस है। अब अगर आपने उस पर बैठ गए और उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आप पब्लिक प्लेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, जिससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही। बिल्कुल हो रही है। क्यों हो रही है? आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। जैसे अभी कृषि रिफॉर्म बिल आया था, एग्रीकल्चर बिल आया था, है ना, जिसका अपोज करने के लिए पंजाब के अंदर क्या करा? रेल रोको आंदोलन चला दिया। रेल रोको आंदोलन मतलब रेल की पटरी पर बैठ गए, आने जाने नहीं देंगे। तो यार वो रेल की पटरी पब्लिक प्लेस है, अगर आप उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हर्डल पहुंचा रहे हो, तो इससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस होगी ना? बोले हाँ होगी ना। तो मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है, क्या बोल सकते हैं? इस अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन को हटाओ। दिल्ली के अंदर भी मजिस्ट्रेट के पास पावर था, क्या बोल सकते थे? ये जो लोग बैठे हैं सीए का अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी को रोक रहे हैं, वो सीए का अपोज कर रहे हैं, वो सही है गलत है वो अलग मैटर है, बट आप पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो? तो फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है, कोई भी पब्लिक प्लेस है, पब्लिक रिवर है, चैनल है, रोड है, ब्रिज है, डैम है, ऐसा कोई भी प्लेस है जिसे पब्लिक यूज कर सकती है। अगर कोई भी पर्सन उसे अनलॉफुल तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस हर्डल को हटाने के पर्पज से, उस न्यूसेंस को हटाने के पर्पज से मजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू कर सकता है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। क्या आपको समझ में आया? चलिए फिर सेकंड पॉइंट क्या बोला है? कोई भी पर्सन को ट्रेड कर रहा है, ऑक्यूपेशन कर रहा है, या ऐसा कोई गुड्स रख रहा है जो इंजीरियस है हेल्थ के लिए, कम्युनिटी के लिए। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पर क्या होता है, छापे मारे जाते हैं मिठाई वालों की दुकानों पर, वहां बासी मावा मिलता है, नकली मावा मिलता है, नकली घी पकड़ा जाता है, फफूंद लगा हुआ अचार पकड़ा जाता है। जैसे आ जाता है कि गजक बनाने वाले वो पांव से उसे गूंथ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है?
अगर ये इन्फेक्टेड चीजें, फंगस लगी हुई चीजें लोग बाग कंज्यूम करेंगे तो उनकी हेल्थ के लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह से क्या बोला है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई बिजनेस, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन कर रहा है, वो गुड्स वुड्स बेच रहा है जिसको कंज्यूम करने पर वो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट बोल सकता है यार इस गुड्स को हटाओ, यार बिल्कुल हटाओ उसको यहां से। सेकंड पॉइंट समझ में आया। तीसरा बोले कोई भी कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है या और कोई सब्सटेंस है जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है, कॉन्फ्लेग्रेशन हो सकता है, उसमें विस्फोट हो सकता है। आप समझे मेरी बात। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, ब्लास्ट होना। कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब ये होता है ग्रेट एक्सप्लोजिव फायर। तो अगर कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, जिससे किसी भी तरह का नुकसान पहुंच सकता है, हटाने के ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्या करता है कि पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई है 40-40, 50-50 साल हो गए, जर्जर हालत हो गई है, कभी भी गिर सकती हैं, तो उन्हें हम हटाने के ऑर्डर दे देते हैं। क्यों ऑर्डर दे देते हैं, यार अगर वो बिल्डिंग एकदम गिर जाएगी, वहां लोग बाग जो जा रहे हैं उनके ऊपर सर पे गिर गई, उनको नुकसान पहुंचा सकती है यार। और वो पब्लिक में कोई भी व्यक्ति हो सकता है यार, वहां जो रह रहे हैं उन्हें तो नुकसान पहुंचेगा ही, इसके अलावा जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हो, टेंट हो, बिल्डिंग हो जिसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, जो डिस्ट्रॉय हो सकती है, जो पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसे हटाने के हम ऑर्डर इशू कर सकते हैं। बोले यार बिल्कुल इशू कर सकते हैं यार। फिर ये भी इसी से रिलेटेड है, बिल्डिंग है, टेंट है, स्ट्रक्चर है, पब्लिक प्लेस के आसपास, ठीक है। फिर क्या बोला है कि किसी के पास कोई डेंजर एनिमल है जिसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या जिसे कैद करके रखना चाहिए या जिसे डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। बोले क्या मतलब, शर्मा जी ने घर के अंदर सांप पाल रखे, अब मालूम पड़ा वो सांप बाहर निकल जाए, किसी को डस ले, ऐसे जानवरों को रख थोड़ी सकते हैं। या वर्मा जी उन्होंने घर में हाथी पाल रखा है, यार वो एनिमल इतना हार्म पहुंचा सकता है, आप उसे ऐसे ओपनली नहीं रख सकते। या गुप्ता जी हैं, उनके पास एक डॉगी है, बट वो पागल हो चुका है, वो आने जाने वालों को काट लेता है, घर से बाहर निकल जाता है, तो वो एनिमल डेंजर हो चुका है। किसके लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक की हेल्थ के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए। एंड उसे या तो खत्म कर दो, मार दो, उसे डिस्ट्रॉय कर दो, या उसे अलग से कैद करके रखो। तो ऐसी सिचुएशन में इन सर्कमस्टेंसेस से फाइट करने के पर्पज से मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होते हैं कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इन चीजों को हटाने के ऑर्डर दे सकता है। एंड जब मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करेगा तो माइंड में एक चीज ध्यान रखेगा, केवल और केवल पब्लिक इंटरेस्ट। यहां वो जो भी काम करेगा केवल और केवल पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा और किसी चीज को नहीं। आप समझे मेरी बात। चले सेक्शन खत्म हो गया, रिपीट करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, याद हो जाएगा। क्या बोला है, हाँ पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पर कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे रिमूव करने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। वेरी गुड। दूसरा, कोई व्यक्ति ट्रेड या ऑक्यूपेशन कर रहा है, उसमें जो गुड्स यूज कर रहा है वो कंज्यूम करने पर हार्मफुल हो सकता है, उसे हटाने का बोल सकते हैं। तीसरा, बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर पब्लिक प्लेस के पास जिसमें एक्सप्लोजन हो सकता है या अदरवाइज वो हार्मफुल है, उसे हटाने के ऑर्डर दे सकते हैं। एंड लास्ट, कोई भी एनिमल है जो डेंजरस हो चुका है, डेंजरस नहीं है तो नहीं, डेंजरस है, अपने आप में डेंजरस या हो चुका है, तो उसे हटाने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम कल करते हैं।